तो चलिए बेटे, इस वीडियो में ना हम प्रॉब्लम 15 बेसिकली पार्शली फिल्ड कैपेसिटर्स के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। अब मैं ये पार्ट आपको जानबूझ के इससे समझाना चाहता हूं ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर इसका मैं एप्लीकेशन डायरेक्टली यूज करने वाला हूं, ताकि वहां आपको दिक्कत ना आए। तो ये वीडियो हमें समझना जरूरी है। अच्छा देखो बेटे, वैसे मान लो कि मैंने एक कैपेसिटर्स के बीच में, देखो जो ग्रीन प्लेट्स हैं ये मेटल हैं, बीच में मैंने व्हाइट कलर का ना डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। इसकी कैपेसिटेंस बहुत आराम से सभी बच्चे बता देते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है बेटे। अब साइलेंट नॉट ए बाई डी आती अगर डाइलेक्ट्रिक ना हो, तो डाइलेक्ट्रिक है ये के टाइम्स हो जाती। अब यहां से मैं कंसेप्ट लेके आता हूं बेटे, इक्विवेलेंट लेंथ इन वैक्यूम। इसका मतलब क्या है, मान लो कि ये जो प्लेट्स आई ना, मैंने इनके बीच का डाइलेक्ट्रिक हटा दिया, बट मैं सेम कैपेसिटेंस चाहता हूं। देखो इनके बीच दूरी डी डैश डी थी और एरिया ए था, मैं चाहता हूं कि डाइलेक्ट्रिक हटा दूं। तो मुझे ये बताओ, मुझे सेपरेशन कितनी चाहिए? प्लेट का एरिया चेंज नहीं किया, मुझे वैक्यूम में सेपरेशन कितनी चाहिए कि मेरी कैपेसिटेंस सेम आ जाए? तो मैं क्या लिखता बेटे, के टाइम्स अपसाइलन नॉट ए बाई डी चाहिए थी, और अगर वैक्यूम है तो ये होनी चाहिए थी अपसाइलन नॉट ए बाई डी डैश। ये कट जाता बेटे, डी डैश आप अगर चेक करो ना यूजिंग वीवीएचएलएम, ये डी बाई के आ जाता। इसका मतलब है मुझे लेंथ चाहिए डी अगर मीडियम के है, या लेंथ चाहिए डी बाई के अगर मैं उसको हटा के वहां पे वैक्यूम रखूं और सेम कैपेसिटेंस चाहूं ना। मेरी चाहत है सेम कैपेसिटेंस रखना, तो मुझे लेंथ कितनी चाहिए बेटे, डी बाई के। यानी कि डाइलेक्ट्रिक को हटा के उसकी थिकनेस थी डी डिवाइडेड बाय के करूंगा, वो आएगी उसके लिए इक्विवेलेंट लेंथ इन वैक्यूम। मेरी बात समझा ना बच्चा? अब इसको मैं यूज कैसे करता हूं, देखो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो केस मैंने लिया ये अब नो डाउट आपने किए होंगे, इसको C1 लिया होगा, C2 C3 फिर तीनों का सीरीज बनाया होगा, ऐसा ही किया है ना? इसको करने का वन स्टेप सॉल्यूशन क्या है, देखो कैपेसिटेंस लिख ली अपसाइलन नॉट ए बाय, मैं नीचे लिखूंगा डी डैश, यानी कि इक्विवेलेंट लेंथ इन वैक्यूम। अच्छा देख बेटे, इधर भी वैक्यूम था इधर भी वैक्यूम था, तो पहले ये बता सीधा सीधा वैक्यूम कितना था। देख टोटल दूरी यहाँ पे डी मान ले, तो आप लिखते डी माइनस टी का, तो सीधा सीधा वैक्यूम था। अब डाइलेक्ट्रिक को हटा के वैक्यूम डालना, तो वैक्यूम की कितनी लेंथ होनी चाहिए? वेरी गुड, इक्विवेलेंट लेंथ इन वैक्यूम आएगी बेटे टी बाई के। जैसे डी बाई के था ना, उसकी जगह मैं लिख दूंगा टी बाई के। जिस चीज को आप C1 C2 C3 बना के सॉल्व करते हैं वो इतना जल्दी भी सॉल्व हो सकता है। आपको बात समझ आई बेटे? अब ये वाला देखो बेटे, यहां पे मैं सीधा पता है क्या लिखता, अपसाइलन नॉट ए बाई इक्विवेलेंट लेंथ इन वैक्यूम। पहले बता वैक्यूम है कितना, ये तो सीधा सीधा वैक्यूम है। तो मैं पहले लिखता टोटल दूरी बेटे डी थी ना, उसमें से T1 प्लस T2 हटा दे, तो ये तो आ गई वो लेंथ जहां पहले से ही वैक्यूम था। प्लस मैं यहाँ पे लिखूंगा T1/K1, मैंने पहला मटेरियल हटा के इसकी जगह वैक्यूम डाल दिया, दूसरा हटा के उसकी जगह वैक्यूम डाल दी, मेरा ये रिजल्ट आता। ये सारा डिनोमिनेटर में आया। आई होप बेटे आपको बात समझ आ गई है। अब बेटे दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए, देखो ये चीज आप समझ गए होंगे। आई होप आपको इक्विवेलेंट लेंथ का कंसेप्ट समझ आ गया। अच्छा लगे हाथ बेटे आप ये भी ट्राई कर लो। देखो यहाँ पे क्या है ना, मैंने सिल्ली कैसे डाल ली है, एक के ऊपर दूसरी। अब यस वेरी गुड, यहां इसकी कैपेसिटेंस आप C1 लिखते थे, इसकी C2 लिखते थे। शायद यहां पे एरिया आधा रह जाएगा, डी सेम रहेगा, तो आप पहले C1 लिखते। देखो बेटे कितना आता, अब साइलन नॉट एरिया की जगह A/2D आ जाता, इनटू में लिखता बेटे K1। उसी तरह C2 कितना आता बेटे, अब साइलन नॉट A/2D इंटू K2। अब देखो बेटे, लेफ्ट का पोटेंशियल अनीता है, राइट का पोटेंशियल बबीता है। ऊपर वाली सिल्ली के लेफ्ट में ए, राइट में बी, नीचे वाली सिल्ली के लेफ्ट में ए, राइट में बी। तो यानी कि ये दोनों कैपेसिटर शायद पैरेलल में आते, मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती बेटे C1 प्लस C2। इसमें तो कोई इश्यू नहीं, ये बच्चा कर लेता है। अब ये जो नीचे वाला आया ना, यहां से थोड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन शुरू होता है। वैसे ये भी आसानी है, एक बार समझ आ गया तो चलेगा।
अब देखो बेटे, आप C1 लिखते, C2 लिखते, C3 लिखते, C4 लिखते। अगर C1 की वैल्यू बताऊं ये आती एप्सिलॉन नॉट एरिया आधा हो गया, डी भी आधा हो गया, मैं लिखता d/2 इंटू में लिखता बेटे K1। ये पता क्या बचता, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। उसी तरह C2, C3, C4 निकाल लेते। बट ये चीजें निकालने के लिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिया। मेरा मेन क्वेश्चन इस बात पे है कि इसको मैं कैसे बनाऊं। देखो, एक तो आ गया केस, ये C1 आ गया, ये C3 आ गया, ये पैरेलल बने। फिर आया बेटे, ये आ गया C2। देखो, इसको मैं थोड़ा ना अच्छे से बना के दिखाता हूं। ये आ गया मेरे पास C2 वाला, ये आ गया मेरे पास C4 वाला। मेरा सवाल है कि क्या ये कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन भी बना रहा हूं, देखना। ये आ गया हमारा पॉइंट ए, ये आ गया ऊपर C1 वाला, ये आ गया बेटे C2 वाला, ये आ गया बेटे C3 वाला, ये आ गया बेटे C4 वाला। एक बार वीडियो को पॉज करिए और बताइए इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट होनी चाहिए, और फिर उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो, आई होप आपने आंसर कमेंट में डाल दिया होगा। अभी बेटे एक चीज समझिए, ये मेटल की प्लेट है, ये भी मेटल की प्लेट है, मेटल इक्विपोटेंशियल रीजन बनता। बट ये बीच वाला जो पार्ट आया ना बेटे, ये वाला, ये तो बेटे डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर है यार। तो ये मेटल की प्लेट है जिसका पोटेंशियल सेम होगा। तो इसका मतलब C1 के लेफ्ट में पोटेंशियल A है, राइट में मान लो यहाँ पे X आता, तो यहाँ नीचे X नहीं आएगा, हो सकता है यहाँ पे Y हो। तो C1 और C3 बेटे पैरेलल में नहीं है, ये गलत है। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, ये दोनों सीरीज फिर आपस में पैरेलल, ये वाला करेक्ट है। आई होप आपको ये बात समझ आई है। अब उसी तरह बेटे ये जो केस आया, यहां पे देखो, यहां पे भी आपका बहुत ज्यादा मन करेगा कि ये C1 मान लिया जाए, ये C2 मान लिया जाए, ये C3 मान लिया जाए। मन कर रहा है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख के आएंगे, ये C1 आया, ये C2 आया, ठीक है, और इसके साथ ये सीरीज में C3 आया। जो बच्चा भी ऐसे सोच रहा है ये बिल्कुल गलत है। क्यों बेटे, अगर ये X है, पहली बात तो ये डाइलेक्ट्रिक है, मेटल ने तो इक्विपोटेंशियल नहीं हो सकता ना, इसका पोटेंशियल Y आता, तो बेटे ये तो कनेक्टेड ही नहीं है, ये सेम पॉइंट्स में नहीं लगे हुए। समझ पा रहे हो। तो फिर क्या करें जी, करना क्या है, पहले ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हमेशा इस पॉइंट को याद रखना। अब देखो, यहां पे मेरा क्या काम चलेगा ना, ये जो बीच वाला पार्ट है, मेरे को दूसरा पार्ट है, इसके भी टुकड़े करने पड़ेंगे। और टुकड़े करके आप समझिए, इसके मेरे को पहले तो ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ये मेरे को ब्रेक करना पड़ रहा है। इसके भी दो कैपेसिटर बनाऊंगा, ये भी C3 वाला आ गया, ये C4 आ गया। हाँ खैर वो अलग बात है, C3 की वैल्यू C4 के बराबर आ जाएगी, वो आप निकालना जानते हो। अब इसको भी मैं कैसे बनाऊंगा, देखो बेटे, C1 और C3 वाला सीरीज, C2 और C4 वाला भी सीरीज, फिर बाद में ये आपस में पैरेलल बनेंगे। ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है आपको समझ आती है ना। बेटे इस पार्ट में भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज नीचे जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में। और एक जाते जाते आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। मान लो बेटे ये आ गया मेरे पास मेटल प्लेट, ये भी कैपेसिटर आ गया ना, बीच में मैंने एक मेटल की प्लेट इंसर्ट कर दी जिसकी थिकनेस बेटे T थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D था, कैपेसिटेंस वेरी गुड, आप लिखते एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट लेंथ इन वैक्यूम। D माइनस T तो सीधी सीधी थी, प्लस T/K करते। अब मेटल के लिए जो K आता है ना, फॉर मेटल, ये मेटेलिक प्लेट है। आई होप मेरा बच्चा समझ रहा है इस बात को, ये मेटेलिक प्लेट है, ठीक है। मेटल के लिए मैं आपको याद दिलाता हूं, मान लो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, मैंने यहां मेटल रख दिया। मान लो अगर कोई इंसुलेटर होता तो अंदर फील्ड पता है क्या आती, बाहर मान लो E0 थी तो अंदर आती E0/K। बट शायद मेटल के अंदर E0 तो जीरो आ जाता है, E0 जीरो यानी कि E0/K जीरो। इसका मतलब फॉर मेटेलिक प्लेट, फॉर मेटल K विल बी इनफाइनाइट। और अगर K इनफाइनाइट आया, ये वैल्यू टेंड टू जीरो करेगी, तो मेरे पास कैपेसिटेंस बचेगी एप्सिलॉन नॉट A/D-G। आई होप बेटे आप सभी को ना ये पूरी वीडियो समझ आ गया। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।